Hi everyone, welcome to Punjab Success Mantra. My name is CA Sonam Sharma and I welcome you all in our new series for Excise and Taxation Inspector Examination of Punjab Government. आज हम अपनी वो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसे हमने कल के लेक्चर में स्टार्ट किया था और हम कुछ और MCQs के बारे में बात करने वाले हैं। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो देना चाहती हूँ, विच इज अबाउट आर कोर्सेज जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। ये सारे कोर्सेज हैं फॉर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, करंट अफेयर्स का हमने एक स्पेशली कोर्स लॉन्च किया है। तो वो बच्चे जो करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहते हैं तो वो इस कोर्स को ले सकते हैं। NCERT का कोर्स है हमारे पास और प्रीवियस क्वेश्चंस की भी डिस्कशन की जाती है। उसके अलावा हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जिसमें कि 1000 MCQ सीरीज है, मास्टर कोर्स है फॉर ऑल पंजाब एग्जामिनेशन। इसके बारे में मैं आपको क्लास के एंड में डिटेल में बताऊंगी कि ये कोर्स क्या है और इसके क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत सारी चीज़ों को ये कवर करता है। तो प्लीज़ क्लास को एंड तक देखना इस कोर्स को और अच्छे से समझने के लिए। PCS बैच है एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बैच है। तो इन चारों कोर्सेज में से या ऊपर वाले चारों कोर्सेज में से जो भी आपको सूटेबल लगता हो तो प्लीज उस कोर्स को सब्सक्राइब करना। तो अब हम मूव करते हैं अपनी आज की क्लास में और हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट MCQ के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? प्लीज इस चीज को ध्यान रखना हमेशा कि क्वेश्चन आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। यहाँ पर बात की जा रही है नॉट करेक्ट की। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बोलती है इंडिया हैज अ 3-tier फेडरल स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग द यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। क्या इंडिया का 3-tier फेडरल स्ट्रक्चर है? कॉन्स्टिट्यूशन अगर बच्चों ने पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यूनियन गवर्नमेंट होगी, मतलब एक बहुत सारे जो स्टेट्स हैं हमारे उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स होगी और उन स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर लोकल गवर्नमेंट होगी। The power to levy taxes and duties is distributed among the 3 tiers of governments in accordance with the provisions of the Indian Constitution. Any one company can levy taxes in India. Which of the following statement is not correct? हमें ये बताना है। पहली स्टेटमेंट का मतलब हमने समझ लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बोलता है कि इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स होगी और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर होंगी लोकल गवर्नमेंट्स। दूसरा हमें ये बोलता है कि जो पावर है टू लेवी टैक्सेस एंड ड्यूटीज वो कहाँ कहाँ पर बटी हुई है? वो इन तीनों टियर्स में बटी हुई है इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि हमारे देश में MC भी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है कि कोई भी एक कंपनी हमारे देश में टैक्सेस लगा सकती है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अभी हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा कि हमारे देश में जो टैक्सेस और ड्यूटीज को लगाने की पावर है वो सिर्फ गवर्नमेंट्स के पास है, कोई भी एक कंपनी के पास नहीं हो सकती वो पावर। तो इसका आंसर है C, क्योंकि एक कंपनी के ऊपर ये सारी पावर्स हम नहीं दे सकते। आज का ये जो हमारा सेशन है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये सेशन होने वाला है मेनली फैक्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर। एंड ये सारे क्वेश्चंस आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड वंस जो कि आप सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम में आने के लिए। तो प्लीज आप इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से सुनना कि हम क्या क्वेश्चंस करा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Second question is, which article of the Constitution defines the relationship between union and states for lawmaking? कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब हमारे संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि ये बताता है कि यूनियन और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन होगा, किस चीज के लिए रिलेशन होगा? लॉ मेकिंग के लिए, लॉ मेकिंग के रिलेशन होगा। तो इसका जो आंसर है वो है
245 आर्टिकल। अब 245 आर्टिकल क्या बोलता है? 245 आर्टिकल बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। किसके लिए लॉ बना सकती है? पार्लियामेंट अब कहाँ पर है? पार्लियामेंट एक पूरे देश की एक एजेंसी है, या एक पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाली पावर है, या हम कह सकते हैं कि एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो क्या कर सकती है? वो पूरे देश के लिए भी लॉ बना सकती है और किसी एक पार्ट के लिए भी लॉ बना सकती है, फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, और जो स्टेट के लेजिस्लेचर्स है वो कहाँ के लिए लॉ बना सकते हैं? वो सिर्फ स्टेट के लिए लॉ बना सकते हैं, या फिर स्टेट के किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकते हैं। ये आर्टिकल हमारा 245 कहता है, no law made by the parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra territorial operation। extra territorial operations का क्या मतलब होता है? extra territorial operations होते हैं वो operations जो कि हमारी टेरिटरी से बाहर है, मतलब इंडिया से बाहर है। मतलब कोई भी ऐसा लॉ जो कि पार्लियामेंट ने ये बोला कि हमारे देश से बाहर जो लोग रहते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है कि वो कब कब बनाया जा सकता है, बट जस्ट बिकॉज कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन वाला लॉ है, इसके बेसिस पे हम उस लॉ को इनवैलिड नहीं मान सकते हैं। ये लाइन और ये लाइन ये दोनों लिखी है आर्टिकल 245 में। तो आर्टिकल 245 है जो हमको बताता है कि कौन सी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ के लिए लॉ बना सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स डिराइव इट्स पावर टू लेवी टैक्सेस। पहले क्या बात हुई थी पहले क्वेश्चन में कि जहां पर रिलेशनशिप डिफाइन है सेंटर और स्टेट का, ये वाला क्वेश्चन हमें को क्या बोल रहा है? सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पावर दे रहा है टैक्सेस को लेवी करने के लिए? तो उसका आंसर है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 हमको बोलता है कि जो पावर है टैक्सेस को कलेक्ट करने की या लेवी करने की वो कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा इसको और कोई नहीं दे सकता है। इसके अलावा in case of any tax law, be it an act, rule, notification or order, is not in conformity with the constitution, उसको हम कहेंगे ultra vires the constitution। मतलब कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, इंक्लूडिंग लॉ रिलेटिंग टू टैक्सेस। अब बट क्या हुआ कि कल को एक बड़ी कंपनी ने बोला कि हम आज से ये वाला टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं, और जो भी हमारे कस्टमर होंगे, जो भी हमारी कंपनी का सामान खरीदेंगे, उनको ये पर्टिकुलर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये क्या होगा? अल्ट्रा वायरस होगा, मतलब कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और वो इलीगल एंड वॉइड होगा। वॉइड का मतलब है कि स्टार्टिंग से, जब से वो लगा है तब से ही वो इलीगल माना जाएगा। Article 265 of the Constitution of India prohibits arbitrary collection of tax. It states that no tax shall be levied or collected except by authority of law. मतलब लोग मिलके, ऐसा नहीं हो सकता कि लेट्स से कि 8 लोग हैं हम, और हम में से किसी एक पर्सन ने ये बोला कि आज से तुम 8 के 8 लोग, मतलब हम जो 8 के 8 लोग हैं, हम अपना टैक्स कलेक्ट करेंगे और हम एक पर्सन को, हम 8 में से एक पर्सन को हम जमा करा देंगे। ये हुआ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टैक्स। टैक्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि टैक्स सिर्फ कौन कलेक्ट करेगा? टैक्स कलेक्ट करने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ उन लोगों के पास है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने वो अथॉरिटी दी हुई। उसके अलावा अगर किसी और ने वो अथॉरिटी एक्सरसाइज की तो वो भी इलीगल माना जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which article of the Constitution of India states that no tax shall be levied or collected except by authority of law? कौन सा आर्टिकल बोलता है? हमने अभी पढ़ा आर्टिकल 265। हमने आर्टिकल 265 की लास्ट लाइन पढ़ी थी कि कोई भी टैक्स ऐसा नहीं होगा जिसमें अथॉरिटी ऑफ लॉ शामिल नहीं है। तो अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना कोई भी टैक्स की कलेक्शन जो है वो इलीगल मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which article of the Constitution of India gives the respective authority to union and state governments for levying taxes? कौन सा आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यूनियन और स्टेट दोनों के पास अलग अलग अथॉरिटी है टैक्सेस को लेवी करने की? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को रिस्पेक्टिव अथॉरिटी देता है, मतलब अलग अलग अथॉरिटी देता है कि आप लोग जो भी टैक्सेस को कलेक्ट करने वाले हो, सॉरी जो भी टैक्सेस को लेवी करने वाले हो, आप उनको कलेक्ट कर सकते हो। Whereas पार्लियामेंट में मेक एनी लॉ, पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बना सकती है फॉर द होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक लॉज फॉर होल और पार्ट ऑफ द स्टेट। मतलब क्या कहा गया यहाँ पर कि ऐसा नहीं होगा कि यूनियन स्टेट के लॉज नहीं बना सकती, ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट जो है वो पूरे इंडिया में या इंडिया की किसी भी पार्ट के लिए लॉ बना सकती है और स्टेट जो है वो पूरे स्टेट में या किसी पार्ट ऑफ स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, which schedule of article 246 of the constitution gives the list of taxes to be levied by union and state government? अभी तक हमने पावर्स की बात की थी, यहाँ पर हम बात करें लिस्ट ऑफ टैक्सेस की। मतलब कौन सा आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हमें ये बताता है कि कौन कौन से टैक्सेस हैं, लिस्ट ऑफ टैक्सेस क्या है जो कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। कौन कौन से टैक्सेस हैं जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है? हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 247, 245, 249 एंड 246। इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल। इस 246 के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बताई गई है, 3 लिस्ट बताई गई है, जिसमें कि टैक्सेस के नाम जो है वो लिखने की बजाय, क्योंकि अगर हम टैक्सेस के नाम लिखते तो वो जो स्कोप है वो बहुत छोटा हो जाता। हमने क्या लिखे? मैटर्स लिखे, अंडर विच द यूनियन and the state governments have the authority to make laws. तो 7th article, 7th constitution, 7th schedule of article 246 हमको बताता है कि कौन कौन सी ऐसे मैटर्स हैं जिसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के पास अथॉरिटी है टू मेक लॉज। अब जो मैं लिस्ट की बात कर रही थी वो ये है, 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो यूनियन लिस्ट है इसमें लिखे होते हैं कुछ ऐसे मैटर्स जिसमें कि सिर्फ पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जैसे कि इनकम टैक्स को कलेक्ट करने की जो अथॉरिटी है वो सेंटर के पास है, तो इनकम टैक्स वहां पर स्पेसिफाई होगा। स्टेट लिस्ट में आता है कुछ ऐसे लॉज जिसपे सिर्फ स्टेट की पावर है लॉज बनाने की, यहाँ पर एक्सक्लूसिव पावर की हम बात कर रहे हैं। इधर भी हमने एक्सक्लूसिव पावर की बात की। यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर होगी पार्लियामेंट की, स्टेट लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर होगी स्टेट गवर्नमेंट की। और कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, एज द नेम सजेस्ट, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठा लेकर आएंगे। सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर्स हैं टू मेक लॉज, दोनों के पास ही पावर्स होंगी कि वो लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट के पास, यूनियन में यूनियन के पास मतलब पार्लियामेंट के पास, और कॉन्करेंट में दोनों के पास। Next question is, which of the following is not list provided under 7th schedule of article 246 of the constitution? अभी हमने पढ़ा कि ये जो लिस्ट है जो आर्टिकल 246 बताता है 7th शेड्यूल में, वो 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट है, एक यूनियन की, एक स्टेट की और एक कॉन्करेंट। तो ये तीनों के अलावा और कोई लिस्ट तो है नहीं। तो यहाँ पर जो 4th ऑप्शन है लिस्ट 4, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट वाला, वो गलत ऑप्शन है, मतलब इट इज नॉट अ लिस्ट। Question number 8, which entry of list 1 enumerates the subject where the central government has power to levy taxes? कौन सी एंट्री है लिस्ट 1 की? अब हमने लिस्ट के अंदर से एक क्वेश्चन देखा और उसमें से एक क्वेश्चन निकाला कि लिस्ट 1 में ऐसी कौन सी एंट्री है जो कि बताती है कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने की पावर है। मतलब कौन सी एंट्री है, कौन सा एंट्री नंबर है जो कि लिस्ट 1 में स्पेसिफाई किया गया है और वो ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्सेस लगाने की पावर है। तो वो जो एंट्री है वो नंबर है 82 to 91।
ये डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस स्पेसिफाई करती है कि कौन कौन से टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है और उसको लेवी करने के रूल्स क्या होंगे, मैटर्स क्या क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जो इनकम टैक्स है वो स्पेसिफाई आपका एंट्री 82 में, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम एंड कस्टम्स ड्यूटी स्पेसिफाई है 83 में। तो ये सारी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट ये सारी जो एंट्रीज हैं वो हमारी लिस्ट 1 में स्पेसिफाई की हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, which entry of list 2 enumerates the subject where the central state government has power to levy taxes? लिस्ट 1 थी यूनियन की, लिस्ट 2 है स्टेट की। तो स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी एंट्रीज हैं, कौन सी एंट्रीज नंबर हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रही है टैक्सेस को लेवी करने की? तो वो एंट्री नंबर है 45 to 63। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एंट्री नंबर्स थे, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसके लिए भी एंट्री नंबर्स है। Question number 10 and the last question for today. Why there is need of constitution amendment to levy GST? देखो, जब GST आया था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई थी। वो अमेंडमेंट थी 101। उस अमेंडमेंट का बिल का नंबर था 122। तो 122 बिल पेश किया गया था और उस 122 बिल को पेश करने के बाद 101 अमेंडमेंट लाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्या थी जीएसटी को लेवी करने के लिए? उसकी जरूरत ये थी क्योंकि जो टैक्सेस को लेवी करने वाला पार्ट है वो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों में स्पेसिफाई किया जा रहा है। एंड क्योंकि ये जो जीएसटी की लेवी थी वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे नेशन के फेडरल स्ट्रक्चर को वो इम्पैक्ट कर रही थी, तो इसलिए हमने आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट से वो पास किया। उसके साथ साथ हमने 50% स्टेट्स लेजिस्लेचर से वो रेटिफाई भी करवाया। आर्टिकल 368 हमको क्या बोलता है कि जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है और ऐसी अमेंडमेंट जो कि देश के फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर रही है, तो फिर आपको पार्लियामेंट से तो वो पास करना ही है, साथ में उसमें एटलीस्ट 50% स्टेट्स की भी हाँ होनी चाहिए। तो इसलिए हमने जो जीएसटी पास किया था उसमें ये वाली अमेंडमेंट हमें लेकर आनी थी। तो हमने 50% से ज्यादा स्टेट से ये पूछा था एंड यही रीजन था कि जीएसटी को लाने में इतना टाइम लगा, क्योंकि हमें सिर्फ पार्लियामेंट से वो बिल पास नहीं करना था, हमें स्टेट लेजिस्लेचर से भी उसकी रेटिफिकेशन करवानी थी। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। बट उससे पहले मैंने आपको, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको लास्ट में इस कोर्स के बारे में बताऊंगी, तो हमारा ये जो कोर्स है ये पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए कॉम्बो बैच है और 30 मई से ये स्टार्ट हो रहा है। इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, वो ये हैं कि यहाँ पे हम आपको 10,000 कॉम्प्लीमेंट्री एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाले हैं, मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाले हैं, हमारा एक वीकली डाउट सेशन इसमें होगा, एंड इसके साथ साथ अगर और कोई एडिशनल एग्जाम भी आपके पास आता है इसके बाद, कोर्स को लॉन्च करने के बाद, तो वो भी इसमें कवर किया जाएगा। उसके अलावा हम आपको डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स देंगे, क्लास के नोट्स और स्टडी मटेरियल्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। तो ये सारे सेलिएंट फीचर्स हैं। अगर आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पे कॉल करना, उन पे पूछना, और या फिर आप सिंपली इस क्लास के नीचे कमेंट छोड़ सकते हो, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर।